नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से राजनीति में अपनी एक घुसपैठ की है, पकड़ बनाई है और देखते देखते वो यूथ के आइकॉन बन गए। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई पार्टियों के नेताओं की रातों की नींद उन्होंने हराम कर दी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये खुद उनसे जानेंगे। मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा उन पर मुकदमे कायम हो गए। कई बार वो जेल जा चुके हैं। जहां भी दलित समाज की बेटी पर अत्याचार होता है, जुल्म और ज्यादती होती है, वहां वो सबसे पहले जाकर खड़े हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत ने उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा बना दिया। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद इस वक्त लाइव है, स्टूडियो में है न्यूज इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रशेखर आजाद न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल चंद्रशेखर जी, आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छुटमलपुर गांव से आते हैं। बहुत छोटा सा वो गांव है। वहां की सियासत से, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की सियासत में पैर पसारे, देश की सियासत में आप लगातार पैर पसारने लगे, क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको सियासत में आने की? पहली बात तो ये अच्छा है, पहली बार कोई ऐसा पत्रकार मिला है जिसने मेरी आइडेंटिटी और मेरी जो रेजिडेंस है उसको कंफर्म करा है। कई पत्रकारों ने तो, जो बहुत अव्वल दर्जे के पत्रकार हैं, उन्होंने तो मेरा गांव और सब कुछ ही बदल के रख दिया। तो अच्छा लगा कि आपने जानकारी जुटाई। देखिए, मुझे लगता है कि जिनको आप आदर्श मानते हैं, जिनको आप नेता मानते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी परेशानियों का हल खोज सकते हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर राजनीति में आप लोग हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। और मैं समझता हूं आज जो हालात देश में हैं, उत्तर प्रदेश में और सभी प्रदेशों में हैं, उसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं, क्योंकि हम राजनीति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम ये सोच के बैठ गए कोई पैसे वाला आएगा वो राजनीति करेगा, जो पुराने लोग राजनीतिक घराने चले आ रहे हैं उनका परिवार राजनीति करेगा, कोई परिवर्तन करने वाला व्यक्ति नौजवान नहीं खड़ा होगा। और मैं इस मुल्क का आजाद नौजवान हूँ, भारतीय हूँ, और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए मैंने राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाया कि अब राजनीति के जरिए परिवर्तन करना, और उसके लिए हम लोग सड़क पर रहें या सदन में रहें, कहीं भी रहें, लड़ेंगे, लेकिन करके दिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपकी राजनीति में एंट्री हुई, जिस संगठन आपने बनाया भीम आर्मी, उसकी जब शुरुआत हुई, जितनी मुझे जानकारी है आपके बारे में, आपके संगठन के बारे में, मुझे लगता है कि दंगों से शुरुआत हुई और उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा। तकरीबन 16 महीने आप जेल में रहे। उसके बाद में आप आके लगातार लोगों के बीच में गए और आज देखते देखते सहारनपुर से लेकर आपका पूरा भीम आर्मी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में फैल गया। ऐसा क्या? देखिए, आपने जो कहा ना, दंगों से शुरुआत हुई, तो गरीब शोषित पीड़ित कभी दंगा नहीं करता है। दंगे सरकार में बैठे लोग कराते हैं जिनको दंगों से फायदा होता है, क्योंकि दंगों से बंटवारा होता। मैं बंटवारे की राजनीति करता नहीं। तो मैं समझता हूं कि एक सोची समझी साजिश के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वंचित वर्ग के लोगों पे अन्याय अत्याचार कराया और फिर जिन लोगों ने किया उनको सपोर्ट किया, इसलिए हम लोगों को लड़ना पड़ा। और आपने जैसा कहा कि मीडिया ने भी मदद की, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो आज अब भीम आर्मी 26 स्टेट में काम कर रही है, अपनी ताकत का निर्माण किया है। हमने भारत बंद तक बुला के, भारत बंद में अपनी भारत बंद बुला के अपनी ताकत का एहसास कराया है। और दुनिया में प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन ने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर को कवर किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई मेहनत से, ईमानदारी से संघर्ष करता है तो उसको सफलता मिलती है, देर हो सकती है। तो मैं तैयार हूं भारत में परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से करेंगे और इसकी तैयारी जमीन पर हम कर चुके हैं। जब चुनाव आएगा और परिणाम आएंगे तो आपको कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। मेरा विश्वास है जनता आजाद समाज पार्टी को मदद करेगी। बिल्कुल। चंद्रशेखर, जहां से आप आते हैं वहां से आपकी ही समाज की आपकी आइकॉन भी रही हैं, आप जिनको बुआ कहते हैं। मैं मायावती किसी का जिक्र कर रहा हूं, वो खुद वहां से सहारनपुर से विधायक रही है, वहीं से वो मुख्यमंत्री बनी है, वहीं से आप सियासत कर रहे हैं। और ऐसी खबरें भी आती हैं कि आप अपनी बुआ के कैडर को बहुत कमजोर कर रहे हैं,
आपको सियासत में आना था, ये आपकी बुआ भी कहती हैं, जिन्हें आप बुआ कहते हैं, मायावती जी का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप उनके साथ बहुजन समाज पार्टी में चले जाते, आपको भीम आर्मी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? आपको आजाद समता पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, भीम आर्मी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सियासतदार लोगों का काम था, राजनीतिक दलों का काम था, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। बहुत सारे मामले हैं, चाहे आप 2012 के बाद सरकार जाने के उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटी के मामले देख लीजिए, या जो एजुकेशन और तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिल रही थी, हेल्थ की सुविधा, उन पे जब काम नहीं हुआ तो वो देख लीजिए। बड़ी चीज ये है कि जब लोगों ने अपना काम बंद किया तभी तो जनता ने हमें स्वीकार किया, और हमने मेहनत की है, हम हवा से नहीं बने। हमने जेल काटी है, हमने लाठियां खाई, हमने मुकदमे झेले हैं, और जहां भी अन्याय अत्याचार होता है हम लोग जाते हैं। भीम आर्मी के प्रति जनता में समर्थन है, अब उस समर्थन को वोट में कन्वर्ट करना है। अब बुआ जी की बात कर रहे हैं, मैंने प्रयास किया, बुआ जी से बात भी की, लेटर भी लिखे, सारे काम किए, और जब मैंने प्रयास किया और मैं सफल नहीं हुआ तब मैंने मजबूर होकर अपना दल बनाया। ऐसा ही प्रयास जिनको मैं गुरु मानता हूं, मान्यवर साहब श्री काशीराम ने भी किया था, जब वो आरपीआई में सुधार चाहते थे, जब वो चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी उन्होंने बनाई थी। हम बाबा साहब अम्बेडकर को आप समझिए कि सब कुछ मानते हैं, तो उनकी पार्टी को छोड़े काशीराम साहब ने अपनी पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि जब वो मजबूर हो गए और उनको विश्वास हो गया कि वो आरपीआई में कुछ अच्छी तब्दीली नहीं कर पाएंगे और आरपीआई वाले लोग उनको नकारते रहेंगे, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई बीएसपी। मैं जब बसपा के लोगों से बात करता रहा कि भाई कुछ परिवर्तन हो जाए, बुआ जी हमारी बात को मान लें, लेकिन जब बुआ जी ने भी परिवर्तन का रास्ता छोड़ के परिवार का रास्ता अपना लिया और उन्होंने आंदोलन का जो सिद्धांत था उससे ही दूरी बना ली, तब हमने आजाद समाज पार्टी बनाई। और आजाद समाज पार्टी जब शुरू हुई तो वही लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे कि चुनाव एक ग्राम पंचायत का मेंबर ना जिता पाए चंद्रशेखर, लेकिन हमने 200 ज्यादा जिला पंचायत प्रधान और बीडीसी मेंबर अभी जिला पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जिता के साबित किया कि कमजोर वर्ग के लोगों का हमें समर्थन है। और उसके बाद हम रुके नहीं, उस समर्थन ने हमें और मजबूत बनाया, विश्वास को हमारे और मजबूत किया। उसके बाद हमने गांव-गांव जाकर काम किया। जब इलेक्शन के बारे में मैं इतना समझ पाया हूं कि जनता के पास अवसर है, अब के बाद ये अवसर 5 साल बाद आएगा, उनको ये तय करना है कि उनको किसको चुनना है, और जिसको वो चुन रहे हैं वो उनकी लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इस पैसे राजतंत्र की लड़ाई में गरीब व्यक्ति जिसके पास वोट है और उसकी वोट की वैल्यू इतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू, उसकी क्या जिम्मेदारी? तो मैं तो वंचित वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना जागरूक कर रहा हूं। मैंने प्रयास किया था, मैं सफल नहीं हुआ। वही तो कह रही है चंद्रशेखर जी, मायावती जी यही कह रही हैं कि अगर आपको बहुजन के लोगों से प्यार है, आपको दलित समाज के लोगों से प्यार है, तो उनके साथ जुड़ते, आप उनके साथ काम करते। लेकिन आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बार बार कह रही हैं कि आपको बीजेपी ने खड़ा किया है, बीजेपी में लगातार आप उनके नेताओं के टच में रहते हैं। इस तरह के तमाम आरोप वो आपको लगाती हैं। आपकी बुआ आरोप लगाना आसान है, मैं तो कहता हूं बुआ जी एक चीज साबित कर दें, ये बुआ जी कैडर से कोई भी व्यक्ति, क्या मेरे बीजेपी किसी नेता से कभी संबंध रहे हैं या हैं, या मैंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, या मैं गुजरात जाके मोदी जी का प्रचार करके आया हूं, या मैंने किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम किया आंदोलन के। मैं फिर कह रहा हूं, एक गरीब का बेटा सियासत में आया है परिवर्तन बदलाव के लिए, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। वहीं अगर मैं किसी मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, राज्यपाल का या किसी विधायक एमपी का बेटा होता तो शायद मैं राजनीति में आता, मुझे लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन जब गरीब अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो लोगों को तकलीफ होती है। आज हम कर क्या रहे हैं? हमने हजारों नए नेताओं का निर्माण किया है जो बीएसपी नहीं कर पाई। उन हजारों नेताओं की वजह से आज लाखों लोगों को न्याय मिल रहा है। पूरे देश में जब कहीं अन्य अत्याचार होता है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। ये विश्वास कहां से मजबूत हुआ? ये भीम आर्मी के संघर्ष से मजबूत हुआ। कल मैं नेता उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाई, कल मैं था पूरे दिन दिल्ली, एसएससी जीडी के बच्चे आंदोलन बैठे, 11 महीने हो गए। गृह मंत्री जी उनको नहीं सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनको नहीं सुनना चाहते, वो कहां जाएंगे? कल मैं मिला बच्चियों से, उनके बच्चे भी उनके साथ, कल मैं पूरे दिन उनके आंदोलन में था। मैं चाहता था उनकी मांग सुनी जाए, अभी तक चर्चा नहीं हुई। तो ये इस देश में युवाओं के हालात है। अब युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हमने ठाना है कि युवाओं को उसका हक दिलाना है और युवाओं को बताना है कि इस देश का 60% युवा कमजोर नहीं है। यानी जो मायावती जी नहीं कर पाई जी समाज के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया, कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन जो यूथ को आप जोड़ने में कामयाब रहे हैं, उसके पीछे आंदोलन है, उसके पीछे लगातार आपके प्रोटेस्ट हैं। मैं देखता हूं जहां जहां भी जब हमें खबरें आती हैं कि कहीं पर किसी भी दलित समाज की बच्ची के साथ कुछ होता है, वहां पहुंच जाते हैं। मुझे हाथरस भी याद है, मुझे सुल्तानपुर से लेकर जो दूसरे राज्य हैं जो आप जहां जाते हैं,
जब ऐसे मामले होते हैं आप वहीं क्यों जाते हैं? जब देश की दूसरी बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, ये आपके ऊपर आरोप है, आप वहां क्यों नहीं जाते? देखिए भाई, मैं दो चीजों में सुधार करना चाहूंगा। पहली बात, आपने कहा कि बहन जी ने काम किया, तो बहन जी को मौका मिला। अभी अगर आज आप मुझसे बहन जी की तुलना करेंगे तो ये गलत है। मैं समझता हूं कि जब उनको 4-4 बार सीएम बनी तभी तो कुछ कर पाई। आज जो मीडिया के लोग बताते हैं कि बहन जी ने काम किया, मुझे एक बार अवसर मिलने दीजिए। अगर मैंने एक बार के अवसर में तमाम नेताओं को अपने काम से पीछे ना छोड़ा, तब जनता मुझसे कहे। तो मुझे अभी जनता ने अवसर नहीं दिया, मैं तो पहली बार लड़ने आया हूँ। जनता मुझे अवसर देगी तो मैं उनसे बेहतर करके दिखाऊंगा। मैं नए जमाने का व्यक्ति हूँ। मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं रखता, मुद्दों पे विश्वास रखता हूँ। रोजगार, महंगाई, जो समस्या है, मूलभूत समस्या जनता की। अब आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ दलितों के मुद्दे में, इसमें थोड़ा सुधार कर देता हूँ। अल्ताफ दलित नहीं था जब यहाँ आज के दिन मैं जेल चला गया था। जब इस देश में मुसलमानों के साथ CNPR NRC जैसा कानून बना और कोई नहीं खड़ा होता नेता कि कहीं उनका हिंदू वोट ना भाग जाए, तब भी मैं हक की लड़ाई के लिए और संविधान का सम्मान करते हुए जमा मस्जिद से गिरफ्तार हुआ, 27 दिन जेल में रहा। वो भी दलित नहीं थे। अभी मैं नेमावर गया मध्य प्रदेश में, जब आदिवासी बच्चों को मार दिया गया, एक पूरे परिवार को, वो भी दलित नहीं थे, वो भी आदिवासी थे। मैं जगह जगह पे पिछड़े वर्ग के लोग तैयार कर रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी हमने नीट पे जो है पिछड़े वर्ग आयोग का दिल्ली में घेराव किया, वो भी दलित नहीं थे। तो मैं बहुजन समाज के लोगों को और जिस वंचित वर्ग को, मैं SC/GD की भर्ती के आंदोलन में था, वहां सिर्फ दलित और पिछड़े नहीं है, वहां तो अपर कास्ट के बच्चे भी हैं। आप अगर मीडिया कर्मी भेजेंगे, आपके यहाँ से कल गए भी थे, आप चेक कराइए, सारी जातियों के बच्चे हैं। और मैं सिर्फ उनको लड़ना सिखा रहा हूँ कि हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आपके अधिकार क्या है और उनको लेना कैसे है। तो सत्ता बड़ी ताकत है, इससे सारे परिवर्तन, जिन चीजों के लिए आज हमारे लोग ऐसे हाथ करके मांग रहे हैं ना, अगर वो मुझे सत्ता दे दे तो उनका हाथ अपर हैंड हो जाएगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें उनको मिलेंगी। और मैं जानता हूं संविधान क्या क्या दे सकता है। और उसी लिए आपने पिछले काफी टाइम से लगातार तैयारी भी कर ली थी। आपने साइकिल रैली भी की, समाज को जोड़ने का काम भी किया। क्या साइकिल रैली के जरिए आप बुआ का साथ छोड़कर भाई अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं? देखिए, साइकिल का आंदोलन माननीय काशीराम साहब शुरू किए, क्योंकि उस समय हम पे सस्ते साधन होते थे और साइकिल सबसे सुलभ साधन था। अब तो डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दे कि कोई मोटरसाइकिल रैली ना कर पाए, गाड़ी रैली ना कर पाए। पैसे वाले तो कर लें, लेकिन जिनके पास साधन नहीं वो कैसे करें? तो साइकिल एक आसान साधन था जिससे जनता तक पहुंचा जा सकता है। और तमाम लोग गाड़ियों से चल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो आजाद समाज पार्टी क्या करेगी, जो गरीबों की पार्टी है, वो साइकिल यात्रा के जरिए अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही थी, क्योंकि साइकिल एक सस्ता साधन है और हर घर में उपलब्ध। तो मेरा सिर्फ माध्यम, अच्छा अगर मैं आज बस से चल जाता हूं तो क्या मैं बस का प्रचार कर रहा हूं? ऐसा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था, क्योंकि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पर साइकिल है, और साइकिल के जरिए हमने अपनी बात गांव-गांव तक पहुंचाई कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय संविधान हर व्यक्ति को देता है और ये मिलना चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति बिना पैसे की कमी कारण उसकी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इलाज से वंचित न रह जाए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करनी चाहिए। और हम तैयार, हमने गारंटी दी है कि सिर्फ एकेडमिक कोर्स नहीं, प्रोफेशनल कोर्स भी हर व्यक्ति को फ्री कराएंगे, और सारे टेस्ट और हेल्थ के जितने भी चीजें हैं, सारा इलाज हम लोग फ्री कराएंगे, क्योंकि इस देश में अभी भी आर्थिक गैर बराबरी है। 90% लोग गरीब हैं, 10% लोग अमीर है, और ये गरीब लोग रोज इलाज न मिलने के कारण, सुविधा में न मिलने के कारण मर जाते हैं। इनकी जिंदगी की रक्षा करनी पड़ेगी और इनको इंसान समझना पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, लोग ये कहते हैं, आपकी विपक्षी पार्टी के लोग, मैं सुनता हूं, खबरें पढ़ता रहता हूं, कि आप भले ही साइकिल पर चलने की जिक्र करते हैं, लेकिन आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे चश्मे लगाते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं। तो ये क्या है माजरा? नहीं, मैं समझता हूं कि अब तो ये आजाद भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बराबर के अधिकार दे गए। अगर लोगों को आज ये लगता है कि आज भी जो है वंचित वर्ग के लोग घड़ी नहीं पहन सकते हैं, चश्मा नहीं लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सकते हैं, तो ये उनकी छोटी मानसिकता है। देखिए, देश आज भी बटा हुआ। मैं अभी चंपावत से लौटा, अभी मैंने चंपावत के 2 दिन का अखबार पढ़ा। एक शेड्यूल कास्ट की महिला को सरकारी स्कूल में भोजन माता बनाया गया, और वहां के स्वर्ण कास्ट के बच्चों ने खाना छोड़ दिया, वो टिफिन ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में जाति का भेद किसने खड़ा किया? मैंने तो नहीं खड़ा किया, ये तो उनके घर से आया होगा, उन्होंने सिखाया होगा कि ये आप उच्च जाति के, नीच जाति के हैं। मैं समझता हूं कि जो अपनी तरक्की के लिए मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसको सारी सुविधा लेने का अधिकार है। और मैं चाहता हूं जो सुविधा आप मेरे पास देख रहे हैं ना, ये चंद्रशेखर के पास है, कुछ नहीं बदलेगा। ये देश के हर एक व्यक्ति के पास जाए और उनको भी अवसर मिले। क्या गरीबी किसी की किस्मत में लिखी हुई है कि जो गरीब पैदा हुआ है वो अमीर नहीं बन सकता है? जो
आज अनपढ़ है वो कल पढ़ लिख नहीं सकता है, जिसका पास कल अच्छा काम नहीं वो बिजनेस नहीं कर सकता है। तो ये सिद्धांत और ये इस तरह की बातें छोड़नी पड़ेगी। और जो मेहनत कर रहा है, ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर तब पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान बने। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहेंगे कि भाई वो पढ़े लिखे कैसे बने? वो अपनी मेहनत से बने। आज जो कुछ भी हूँ मैं भीम आर्मी की बदौलत हूँ, बहुजन समाज की बदौलत हूँ, एक एक कार्यकर्ता की बदौलत हूँ। और मैं जब तक जीऊंगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं अपने आखिरी सांस तक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने के लिए संघर्षशील रहूंगा, जो बीएसपी मूवमेंट से नहीं हो पाया। आप लगातार सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सालों से हम देख रहे हैं, कई बार आप जेल भी जा चुके हैं, 40 से ज्यादा आप पे मुकदमे भी कायम हो चुके हैं। जो ये सड़क की लड़ाई है, क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई आपको विधानसभा और संसद तक ले जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े बड़े आंदोलन से सत्ता ही नहीं, देश में आजादी के आंदोलन भी परिवर्तित हुए। हमें आजादी ऐसे तो नहीं मिली, इसके लिए बलिदान देने पड़े। आज हम लोग संघर्ष करके समाज को तैयार कर रहे हैं। जिस दिन ये समाज तैयार हो जाएगा तो आप देखना, गरीब लोग भी विधानसभा भी जाएंगे, लोकसभा भी जाएंगे। और जब गरीब लोग, वंचित वर्ग के लोग, सताए गए लोग, जिनको समस्या है, जिन समस्याओं से जो पीड़ित है, वो लोग जाएंगे तो उन पे काम करेंगे, तब जाके मुझे लगता है परिवर्तन होगा। अब तो नेताओं के पार्टी के झंडे बदलते हैं, नेता नहीं बदलते, वही आदमी लड़ेगा। तो नए आदमी कहाँ जाएंगे भाई? नई नियुक्तियां नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? लेकिन एक बड़ा दुख है मुझे, और आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ेगा, अगर एक विधायक जी की सीट है, वो किसी कारण रिक्त हो जाए तो 6 महीने में वहां चुनाव होगा ही होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन अगर एक नियुक्ति, किसी दफ्तर से एक व्यक्ति रिटायर हो गया या वो नहीं रहा है, तो वो बैकलॉग इतना बड़े पैमाने पे है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या उससे आम जनता को प्रभावित नहीं होगी? उसका काम कौन करेगा? तो नौजवान जो पढ़ लिख के, पीएचडी करके, एमबीए करके, एमसीए करके सड़कों पे परेशान है, सुसाइड कर रहा है, उसके सपने कुचले जा रहे हैं, देश की रीढ़ है नौजवान, इसको कैसे हम लोग जो है ना मजबूर कर सकते हैं मरने के लिए? तो रोजगार इस देश में मुद्दा क्यों नहीं बना? नेता इस पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आप और मैं अफोर्ड कर लेंगे, क्या एक गरीब व्यक्ति 500 रुपए का जो है पर्चा अफोर्ड कर लेगा? तो क्या उसको अच्छा इलाज मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उसके घर में एसी नहीं होना चाहिए? उसके घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या वो कब तक जो है ना वो सड़कों पे पैदल धूल फाकेगा? तो मैं समझता हूँ ये अधिकार सरकार के लोगों को, जो लोग राजनीति में, उनको दे देने चाहिए थे, अब तक उन्होंने नहीं दिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी वंचित वर्ग के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग उनकी नजर में इंसान नहीं बने, और इनको इंसान समझना पड़ेगा। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो अधिकार हैं, जो उनके सिद्धांत है, उनके बगैर देश की सत्ता नहीं चलने देंगे, ये हमने तय कर लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर का युग है, 21वीं सदी उनकी है, और उनके सिद्धांतों पे चल के, उनके आदर्शों पे चल के एक मजबूत अखंड भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें जाति धर्म ना हो, भाईचारा हो, और हम लोग मिलजुल के देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से आप आते हैं, सियासत का हम जिक्र कर लेते हैं। जी चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी से हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये छोटे छोटे जो दल हैं, उनके साथ ये गठबंधन कर रही हैं जी, क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन की बात हुई है, या कहीं किस तरफ जा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी को तो इस लाइन से हटा दीजिए। ठीक है, जिन लोगों को देश के किसानों की, मजदूरों की, जवानों की शहादतों पे राजनीति करनी है, उस पार्टी को, जिस पार्टी को इस देश को बेचना है, उसकी बात तो मैं नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे? जीवन में नहीं कभी कर। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता, मुझे याद है कि जब आप बीमार हुए थे मेरठ में, तो प्रियंका गांधी जी आपसे मिलने के लिए गई थी, उन्होंने आपको भाई बोला जी। तो क्या प्रियंका जी के साथ आप गठबंधन करेंगे, या फिर अखिलेश यादव छोटे छोटी पार्टी के दलों को वो अपने साथ ला रहे हैं, क्या उनके साथ जाएंगे, या आपसे कोई बातचीत हो रही है अभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि खून के रिश्ते से भी इम्पोर्टेंट है दिल के रिश्ते। जब आप किसी को दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं, तो उनके साथ आपके अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक काम अपना अलग, तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे हमारा मुद्दा है प्रमोशन में रिजर्वेशन, जैसे हमारा मुद्दा है बैकलॉग, जैसे हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय, जैसे हमारा मुद्दा महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारे मुद्दे हैं। इन पे काम, जैसे वंचित वर्ग, दलित वर्ग के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, हमारे मुद्दे हैं। तो मैं अपने मुद्दों पे जाऊंगा, जिस भी दल के साथ जाऊंगा। अभी वार्ता चल रही है, उम्मीद है इस महीने में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जो फाइनल होगा मीडिया के जरिए सबको बताया जाएगा। अब लड़ाई हिस्सेदारी की। मैं समझता हूं कि जब हम लोग सरकार के खिलाफ, जो बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जाएंगे,
तो हमें अपने लोगों के लिए नीति बनाने की ताकत भी अपने हाथ में चाहिए कि जो अधिकारी कर्मचारी बीजेपी की मानसिकता का बैठा हो और वो हमारे लोगों को न्याय ना दे तो उसको किस तरह ठीक करना है, उसे न्याय किस तरह दिलवाना आम आदमी को। जो नीतियां पार्टी बनाएगी, जो सरकार बनाएगी, अगर हम सरकार में शामिल हुए, वो नीतियां अगर अधिकारी बैठ के वहां डीएम रैंक का अधिकारी बैठ के आम जनता तक, जो लाभार्थी है उस तक जाने से रोकेगा, तो उस अधिकारी को कैसे हम लोग जो है ना डील करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पावर, ये पावर हमारे हाथ में है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है इस महीने के अंत तक कुछ सकारात्मक हो जाएगा, वरना हमारा आंदोलन मजबूत है। और मैंने कहा ना, संगठन चुनाव लड़ाएगा। हमारा संगठन है, आप पार्टियों का सर्वे करा लीजिए, किसी बहुत सारी पार्टियां जिनकी जो रैलियां भी कर रही हैं और आज चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उनका संगठन भी नहीं है। हम संगठन के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी कोई मामला होता है, भीम आर्मी का संगठन है और भीम आर्मी की मेहनत के आगे कोई टिकेगा नहीं। तो आप उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेंगे? अभी मैंने कहा ना, जो अगर कोई गठबंधन जैसी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती तो हम अपने दल को मजबूत करने के लिए और नए नेताओं को खड़ा करने के लिए, जैसे हमने तय किया कि वंचित वर्ग के लोगों को जनरल सीटों पर भी इस बार मौका देना है। जनरल सीट पे सामान्य जाति के लोगों को नहीं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग, संघर्षशील, उनको मौका देना है। इस एजेंडे को भी, इस कार्य को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सभी सीटों पे मजबूती से अपनी दावेदारी करेंगे और उम्मीद है कि अब जो सरकार बनेगी वो आजाद समाज पार्टी के सहयोग से बनेगी। अच्छा, मैं ये मान के चलूं कि आप जो भी पार्टी की सरकार बन रही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों की सरकार बनेगी तो उसमें आप हिस्सेदारी करेंगे? जी बिल्कुल, अपने मुद्दों के साथ हिस्सेदारी करेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए भी तैयार हैं। अब तो चंद्रशेखर जी, तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां, उनको भी मन बनने लगा, यार हम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसा कुछ है मन में अभी कि भाई सत्ता में हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, सड़क पर अब सत्ता में भी भागीदारी होगी, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी आज देश की राजधानी दिल्ली पर राज कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्रोटेस्ट किया, इतनी मेहनत की, इतने मुकदमे झेले, इतना हुआ कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं समझता हूं कि सब लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं। कोई इन कमजोर वंचित वर्ग के और देश के हित के लिए लड़ना नहीं चाहता है। तो अगर मुझे विधायक एमपी बनना होता या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना होता तो मैं उन दलों की तरफ रुख करता जो सरकार में थे। मैंने ये संघर्ष का रास्ता क्यों चुना जो कठिन है? अपना संगठन बनाना, अपने लोगों की विचारधारा पर आधारित पार्टी बनाना, उसको चलाना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, सरकार के लोग झूठे मुकदमे करते हैं उनसे अपने लोगों को बचाना, आंदोलन करना, ये रास्ता कठिन है। लेकिन मैंने इसलिए चुना कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से परिवर्तन होता तो क्या बुराई है, लेकिन अगर मैं समझता हूं एक अच्छी सरकार बने जिसमें साझा प्रोग्राम बने सबके लिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरी लड़ाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं, हमारी लड़ाई इस देश में मानवतावादी, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित सरकार बनाने की, और जो सरकार उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए, ना कि उत्तर प्रदेश के लोगों को लूट के पूंजीपतियों के हवाले कर दे, ऐसी सरकार हम नहीं चाहते। तो ये मैं मान के चलूं कि आप बहुत जल्दी गठबंधन करने वाले हैं? जो कुछ होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने वंचित वर्ग के लोगों को बोलने का मौका दिया तो मैं आपको बिल्कुल जरूर बताऊंगा जो भी कुछ होगा। लेकिन ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ तमाम लोग बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। स्पेशल दलित समाज की बात मैं आपको बता, बहुत आशावादी समाज, और ये उम्मीद कर रहा है कि इनको भी अवसर मिले, इनको भी पॉलिटिकल पावर मिले, इनको भी जो है ना तरक्की के, इनकी नीति बनाने के लिए इनके नेता भी जो है आगे बढ़े। अगर ऐसा गठबंधन बनेगा तो आप देखना कि बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट का वोट उस भाजपा को हराने के लिए उस गठबंधन के साथ खड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो बेहतरीन काम कर रही है। जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, रोज अखबारों में, टेलीविजन पर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हो रहा है। मैंने खुद देखा कि योगी आदित्यनाथ साहब लगातार उत्तर प्रदेश में, जब कोविड था तो मेरे ख्याल से देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे लगातार जो गांव गैर शहर शहर घूम रहे थे। नहीं, बिल्कुल सच है। और तो कोई विपक्ष का व्यक्ति घूम नहीं सकता था, सब पे पाबंदी थी। कोई निकल जाता तो मुकदमा लगा देते थे। मैंने तो जेल है, मेरे पास कोविड के ही मुकदमे 20 होंगे। मेरे पास 100 से ज्यादा मुकदमे इसी सरकार ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार है या अन्य जो सरकार है। बड़ी बात यह है, अब राशन वितरण हो रहा है। राशन वितरण के पैकेट पे मोदी जी के और योगी जी के बड़े बड़े फोटो हैं, और अंदर जो राशन है वो इनकी सच्चाई है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करनी फर्क है। लेकिन उसमें बुराई क्या है चंद्रशेखर जी? अगर बुराई नहीं है, अगर फोटो लगे हुए हैं तो उसमें बुराई क्या है? मगर मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं आपको, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन उसमें अन्न जो है, जो गेहूं या चना, वो तो अच्छा हो।
लेकिन ये पैसा किसका जिस पे फोटो लग रहे हैं? ये पैसा क्या बीजेपी के लोगों का है? ये तो पैसा जनता का है, जनता ने तो टैक्स दिया, उसी पैसे का तो चना वना दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां बीजेपी की अन्य प्रदेशों में सरकार है, वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? अब जो मान्यता बढ़ाया है वो और प्रदेशों में सरकार है जहां, वहां क्यों नहीं बढ़ाया? यहाँ इलेक्शन है, यही प्रधानमंत्री प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री जी और स्टेट के दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी अटेंडेंस देखिए आपने लोकसभा में कितनी है उनकी। सदन चल रहा है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश जनता मन बना चुकी है। बड़ी बात यह ना, और प्रदेशों में भी करें तब तो बराबरी हो। अगर आप ऐसा चुनाव के समय आगे 4.5 साल में क्यों नहीं किया आपने? क्या 4.5 साल के में आपको आशा, आंगनबाड़ी या जो और महिलाएं हैं या जो और जनता है जो भूख से मर रही थी वो नहीं दिखाई दी? कोरोना में जरूरत थी ना 5-5 किलो राशन देने की, तब क्यों नहीं दिया? तब तो आपका राशन कम था, अब क्यों बढ़ा? अब लोगों की भूख ज्यादा बढ़ गई या आपकी सत्ता की भूख बढ़ गई है? तो सत्ता के भूखे लोग तमाम तरह के, ये एक तरह की वोट की खरीदारी है। जनता समझ रही है, इनके नेता आगरा में हमने देखे, वो कह रहे थे कि वोट बीजेपी को देना क्योंकि ये राशन दे रही है, तो राशन से वोट खरीद रहे हैं। ये लोकतंत्र थोड़ा, ये फिर ये तो राजतंत्र हो गया कि राज करने के लिए पैसा लुटाओ, तमाम तरह की चीजें करो। मैं इसके खिलाफ हूं और जनता को हम लोग मुद्दों पे लेके आएंगे। वो 10 दिन के राशन पे डिपेंड ना हो, आगे 5 साल के लिए तरक्की का रास्ता चुनेंगे। उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, आम आदमी लाइन में लगना बंद कब करेगा, सुविधाएं कैसे मिलेंगी, बिजली के बिल कब कम होंगे, बिजली के रेट, इन सब चीजों पे जनता ध्यान दे, वरना 5 साल फिर उनको ये सब चीजें सहनी पड़ेंगी। नहीं, सरकार तो कह रही है कि साहब हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हर तबके के हर वर्ग के लोगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सही कह रही है सरकार। सरकार कब गलत कहती है? सरकार जो कहती है वो अपने बारे में तो कहती है, जनता उनके बारे में क्या कहती है तो जनता का सर्वे बता रहा है। अभी उन्होंने यहाँ नोएडा में गुर्जर जाति के लोगों का अपमान किया बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो उनके जो महान सम्राट हैं, जिनका इतिहास है, महान सम्राट राजा मीर भोज, उन्होंने कहा भाई ये तो दूसरे जाति के हैं। इतना बड़ा अपमान किया, गुर्जर समाज के लोगों में विरोध है। वो पैटेंट वोट होता था बीजेपी का, इस बार वो भी सबक सिखाएंगे। तो वो जो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियों को मजबूत करने के लिए जिस तरह की सियासत कर रहे हैं बंटवारे की, ये अच्छी नहीं। अगर 4.5 साल काम किया होता, आप बताइए भाई, तो फिर आज ऐसा मौसम आ जाता कि मथुरा की बात करनी पड़ती, राम मंदिर की बात करनी पड़ती, काशीनाथ विश्व कॉरिडोर की बात करनी पड़ती। ये क्यों करना पड़ रहा? क्यों काम नहीं किया? हमने वादा किया कि अगर गुर्जर समाज के लोग या वंचित वर्ग के लोग हमें अवसर देंगे तो इसी नोएडा में 100 फीट की गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगाएंगे, ऐसी मूर्ति जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे। मायावती जी ने तो बहुत सारी मूर्तियां लगा रखी हैं, लखनऊ में लगा रखी हैं, यहाँ भी लगा रखी हैं, आप भी लगाएंगे? लगानी चाहिए, इतिहास जिंदा रखना है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई गुजरात में मोदी जी ने, लेकिन वो मूर्ति चाइना पे बनवाई, उनको दिए 3000 करोड़ रुपए, अपने लोगों से बनवा लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन क्यों किया आपको पता है? क्योंकि वो जानते थे कि आरएसएस सत्ता में आएगा, ये ताकतवर होगा, तो देश को बेच के चाइना को या किसी और कंट्री को निकल जाएंगे। यानी कुल मिला के यह है कि आप चंद्रशेखर आजाद राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हो गए हैं, संगठन से निकल के, सड़क से निकल के, यानी विधानसभा और लोकसभा की तैयारी आपने और आपकी पार्टी ने कर ली है। विधानसभा का ट्रायल, ये लोकसभा का ट्रायल चल रहा है 2022। हाँ। इधर विधानसभा खत्म होगी, उधर लोकसभा की तैयारी हो जाएगी। हाँ। उम्मीद कीजिए। हाँ। यूपी से भी भाजपा जा रही है और केंद्र से भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं घूम घूम के 2 साल अभी आराम नहीं करूंगा। यूपी चुनाव के बाद नेता आराम करेंगे, मैं 5 साल फिर और 2 साल स्पेशल पूरे देश में जा जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बहुजन वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने का काम करूंगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है ना सरकार डिपार्टमेंट बचेंगे, ना सरकार नौकरी बचेगी। आज बैंक कर्मी हड़ताल पे, इससे पहले LIC वाले हड़ताल पे थे, उससे पहले किसान हड़ताल पे थे, उससे पहले मजदूर हड़ताल पे थे, उससे पहले और तमाम लोग हड़ताल पे थे। आने वाले कल में टीचर हड़ताल पे आएंगे। जो भी सरकारी जॉब है उसका निजीकरण किया जा रहा है। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बचा क्या देश में? अभी 20 एयरपोर्ट पे ट्रेन बेच दी, बचा क्या है? अब रेलवे को कर देंगे निजीकरण की तरफ। वो तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। देश बेच के देश चलाना ये अच्छा है क्या? फिर वो पैसा कहां गया जिससे देश चल रहा? जीडीपी कह रहे थे 5 ट्रिलियन करेंगे, कहां गई? लेकिन लोग ये भी कहते हैं चंद्रशेखर जी कि आप जितना बोलते हैं सड़क पर प्रोटेस्ट के जरिए, वैसे बहन जी क्यों नहीं बोलती? वो भी तो बड़ी नेता हैं, वो तो कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं। देखिए, अगर बहन जी अब ये काम करती तो चंद्रशेखर की जरूरत क्यों पड़ती? हाँ। उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया, हमारे आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जब तक जीवन रहे करता रहूंगा। और मैं सोचता हूँ कि उन्हीं का जो कारवाज है, जो काशीराम साहब का अधूरा सपना है, जो पूरा नहीं हुआ उस आंदोलन से, उसको हम अब आजाद समाज पार्टी के आंदोलन में पूरा करेंगे। और मैं तो चाहता हूं जब भतीजा तैयार हो गया तो बुआ जी को आराम करना चाहिए। भतीजा तैयार है, लेकिन बुआ तो भतीजे से बात ही नहीं कर रही है। बुआ जो है भतीजे की चिट्ठी का जवाब ही नहीं दे रही है। क्या फर्क पड़ता है? तो कैसे ये बुआ भतीजे? मैं अपने काम, अच्छा आपने मेरे काम में कमी देखी है क्या? मैं अपना काम कर रहा हूं और कभी ना बहुत जल्द उनको ये समझ आ जाएगा कि काबिलियत जो है ना वो महलों की मोहताज नहीं होती।
और ये सब चीजें परिवारवाद और ये सब चीजें इनसे आंदोलन नहीं खड़े होते हैं। इससे राजनीतिक दल चल सकते हैं, आंदोलन चलाने के लिए आंदोलनकारियों की जरूरत होती है। और आंदोलनकारी आपके सामने, और मेरा प्रयास है कि अकेला चंद्रशेखर इस कारवा को ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ा पाया, तो बहुत सारे लोगों को तैयार करना पूरे देश के अंदर कि ये कारवा आगे बढ़े और भारत आगे बढ़े। हम प्रथम और अंत्य भारतीय, और भारत को तरक्की के रास्ते में ले जाना हमारी जिम्मेदारी। हम इसको बटने नहीं देंगे, इसको टूटने नहीं देंगे, इसको बिकने नहीं देंगे, इसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, और हम भारत को ताकतवर बना के रहेंगे। अपने खून का आखिरी कतरा कतरा चुकाएंगे, जैसा आपने एक बयान दिया शहीदों था, ने दिया। आपने एक बयान दिया था जी कि आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या अपने बयान पर कायम है? जी बिल्कुल कायम हूँ। मैंने बयान दिया था, हम लोकतांत्रिक पार्टी को चलाते हैं। उस पार्टी ने अभी हमें अवसर दिया है, मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मैंने पार्टी की कोर कमेटी से अपील की थी कि अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे तो मेरी ये अपील है कि वो मुझे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे वहां मौका दे। मैं गजब की बात मैं देख रहा हूँ, 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने 20 दिन पहले बयान दिया, आज तक मुख्यमंत्री सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री सीट डिक्लेयर करे तो हम अपनी तैयारी करवा दें वहां। अच्छा, देखिए मैं समझता हूं ना, जिस मुख्यमंत्री जनता परेशान है उसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा ना। ये ठोक दो की नीति अजय कुमार टैनी जी पे क्यों नहीं चल रही? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? किसानों की हत्या में शामिल है, एसआईटी की रिपोर्ट है, एसआईटी इन्हीं की है, यूपी सरकार की। क्यों नहीं चला बुलडोजर? ये दलितों और मुसलमानों पे क्यों चलता है? ये वंचित वर्ग के लोगों पे क्यों चलता है? आज चुनाव आ गया तो आप विपक्ष के लोगों पे छापे पड़वा रहे हो और आप कहते हो कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हो। अगर अच्छा काम किया होता तो आज उनको जो है ना रैली के लिए सरकारी बसें ना लगानी पड़ती और सारे सरकारी कर्मचारियों को रैलियों में ना बुलाना पड़ता। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता में बहुत गुस्सा है भाजपा के खिलाफ। अगर सब लोग राजनीतिक दल मिलकर उसको तैयार कर पाए और इकट्ठा कर पाए तो भाजपा की जमानतें जब्त हो जाएंगी और हो सकता है कि भाजपा के इतने बुरे हाल हो जाएं कि 24 में उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव लड़ना भी भाजपा से ना चाहे। ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भीम आर्मी और आजाद समता पार्टी का यूथ कैडर बहुत मजबूत है, ये शायद उसी की ताकत है चंद्रशेखर जी। जी, उसी की ताकत है, उन गरीब बहनों की ताकत है जो इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। उन माओं की ताकत है जिनके आंसू नहीं सूखे, जिनके बच्चों को निर्दोष होते हुए जेल में भेजा गया या उनका कत्ल कर दिया गया। आज मैं यूपी की सियासत से अलग आपको बता दूं, हरियाणा में 8 दिन से एक दलित बच्चे की हत्या की गई है, विनोद वाल्मीकि। उसका शव रखा हुआ है 8 दिन, उसके परिवार नहीं उठा रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या दलित इंसान नहीं है? क्या उसकी मौत पे 8 दिन से उसका शव रखा, मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीज रहा है? क्या कब तक हमें नकारा जाएगा? और अब हम नकारे नहीं जाएंगे, हम पे वोट है और वोट की ताकत से हम विपक्ष के साथ मिलकर इस सरकार को बेदखल करेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। तो ये चंद्रशेखर आजाद हैं, भीम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चेहरा है और खासतौर से जो आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उसमें भीम आर्मी पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी बहुत अहम हिस्सेदारी होगी, चूंकि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियों पर वो नजरें गड़ाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि भीम आर्मी ने जिस तरीके से सड़क पर जो प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर जो लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रही है, वो देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई का फायदा विधानसभा में या लोकसभा में कितना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।